ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। चार्ल्स सोबराज एक छोटे से चोर से एक इंटरनेशनल क्रिमिनल बन गया। पासपोर्ट्स चुराने से लेकर लोगों को ड्रग करके लूटने तक अपनी चालाकी और अपनी बीवी शैंटेल की मदद से वो हर बार पुलिस की हिरासत से बच निकला। लेकिन 1976 में दिल्ली के विक्रम होटल में 30 फ्रेंच टूरिस्ट बेहोश मिले और इसके पीछे हाथ था डैनियल यानी चार्ल्स सोबराज का। जून 1976 एक फ्रेंच स्टूडेंट्स का 30 लोगों का ग्रुप इंडिया पहुंचा। उन्हें घूमने का बहुत शौक था और वो इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसी बीच उनकी मुलाकात डैनियल और उसकी टीम से हुई, जहां उस ग्रुप ने कई टूर गाइड्स के साथ घूमा था, लेकिन डैनियल जैसी नॉलेज उन्होंने किसी के पास नहीं देखी थी। डैनियल ने उन्हें कई जगह घुमाई और हर छोटी बड़ी चीज में उनकी हेल्प की। आखिरकार वो लोग 3 जुलाई को दिल्ली पहुंचे और वहां विक्रम होटल में रुके। एक दिन बाद उनके जाने से ठीक एक रात पहले चार्ल्स ने उन्हें कुछ एंटीबैक्टीरियल गोली दी और कहा कि ये उनको इंडिया के खाने से बचाएगा। सबके एशिया में ट्रैवल करते हुए पहले भी बुरे एक्सपीरियंसेस रहे थे, तो उन्होंने खुशी खुशी वो दवाई ले ली, पर बेहतर महसूस करने के बजाय सभी के करके बेहोश होने लगे। कईयों को उल्टी आने लगी तो कईयों का शरीर कांपने लगा। देखते ही देखते 20 फ्रेंच टूरिस्ट विक्रम होटल के लॉबी और रेस्टोरेंट में उल्टी करके बेहोश पड़े मिले। जो होश में थे उन्होंने चार्ल्स को घेर लिया और पुलिस को फोन किया गया। कुछ ही देर में सबसे पास वाले थाने से 2 पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आ गए। डैनियल ने उन्हें भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां पहुंचे सुपरिटेंडेंट टुली। कई साल पहले जब चार्ल्स अशोका होटल से अपेंडिसाइटिस का नाटक करके भागा था, तब उस टीम में टुली भी थे। टुली डैनियल को देखते ही समझ गए कि वो और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स है और उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट के वक्त पुलिस को रियलाइज हुआ कि ये चार्ल्स का सोचा समझा प्लान था और वो उस दिन भी उन सब के पासपोर्ट्स और पहचान चुरा के अगले कई साल तक दुनिया भर में अपने क्राइम्स करने की फिराक में था। पुलिस ने उसके 3 साथियों को भी अरेस्ट कर लिया। चार्ल्स के नए गैंग मेंबर्स ने सब कन्फेस कर लिया। इंटरपोल के केसेस के तहत चार्ल्स को इंडिया की सबसे सिक्योर और खतरनाक जेल तिहाड़ भेज दिया गया। सबको लगा कि चार्ल्स जेल के अंदर जाकर रुक जाएगा। दरअसल चार्ल्स ने अरेस्ट होने से पहले ही अपनी बॉडी में कई कीमती जेम्स छुपा लिए थे, जेम्स जिनकी कीमत कई करोड़ों में थी। इन्हीं जेम्स का इस्तेमाल करके चार्ल्स इंडिया की सबसे खूंखार और हेविली गार्डेड जेल का धीरे धीरे करके राजा बन गया था। अपने लग्जूरियस लाइफस्टाइल को जेल के अंदर भी मेंटेन करने के लिए उसने जेल के लगभग हर इंसान को खरीद लिया था। इतना ही नहीं, जहां जेल में बाकी हाई क्लास कैदी भी कुछ फैसिलिटीज रख सकते हैं, वहीं चार्ल्स अपने कमरे में सारी की सारी फैसिलिटीज के साथ रहता था और अपनी मर्जी से जेल में कहीं भी आ जा सकता था। साथ ही साथ वो जेल में बाकी कैदियों को अपनी तरफ करने के लिए उनके कोर्ट केसेस में उनकी हेल्प भी करता था। जहां चार्ल्स देश में दुनिया भर के जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहा था, वहीं मैरी की तबीयत खराब होने लगी और उसे कनाडा वापस भेज दिया गया। पर चार्ल्स अपनी आशिकी का जाल फैलाता रहा, बल्कि कई जर्नलिस्ट, कई लोग जो उससे मिलने आए, यहां तक कि उसकी खुद की लॉयर्स ने सेंगर को भी उससे प्यार हो गया था। वहीं थाई पुलिस उसके सारे क्राइम्स को इंटरपोल के साथ इन्वेस्टिगेट कर रही थी और अब बस चार्ल्स के इंडिया में कैद खत्म होने का वेट कर रही थी, ताकि वो उसको उसके क्राइम्स के लिए वापस थाईलैंड ले जाएं।
और वहां उसको उसकी सजा दें, जो थी एक डेथ सेंटेंस। 10 साल तक इंडिया में रखे जाने के बाद उसका थाई पुलिस को हैंडओवर होना था, लेकिन 10 साल होने से जस्ट पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। 16 मार्च 1986 तिहाड़ जेल उस दिन आम दिनों से ज्यादा शांत था। जब ऑफ ड्यूटी ऑफिसर वापस जेल में आए, अपनी ड्यूटी चेंज करने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। जो तिहाड़ सबसे हेविली गार्डेड प्रिजन्स में से एक था, उसी तिहाड़ के लगभग सारे गार्ड्स और सारे ऑफिसर्स बेहोश पड़े थे। जेल के सारे दरवाजे खुले पड़े थे और सारे कैदी अंदर बेहोश पड़े थे। जब सब होश में आए और चेकिंग पूरी हुई, तो उन्हें समझ आया कि यह सब चार्ल्स की ही साजिश थी, जिसने अपने बर्थडे पार्टी की खुशी में अपने बाहर मौजूद गैंग मेंबर्स से ड्रग्स से भरे लड्डू बनवाए और पूरी जेल में बंटवाए। तिहाड़ जेल से अब चार्ल्स के साथ 16 कैदी भी फरार थे। इंडियन पुलिस अब चार्ल्स के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। हर स्टेट में और हर अखबार में सिर्फ चार्ल्स के ही चर्चे थे। फिर 13 दिन बाद मुंबई पुलिस को चार्ल्स से रिलेटेड एक लीड मिली। उन्हें पता चला कि चार्ल्स शायद गोवा में है। कई टीम्स को गोवा के आसपास वाली स्टेट्स में भेजा गया और गोवा भेजा गया मधुकर जेंडे को। जेंडे कई साल से चार्ल्स पर नजर गड़ाए बैठा था। उसे पता था कि चार्ल्स को बाइक्स, कार्स, जेम्स, गैम्बलिंग और ड्रग्स का शौक था। उसने हर जगह पूछताछ की और उसे एक बाइक रेंटल शॉप से लीड मिली कि एक आदमी अक्सर आकर बाइक्स चेंज करता है और वो पूरी गोवा में घूमता है। जेंडे को शक था कि ये चार्ल्स हो सकता है, बस उसे अब कंफर्म करना बाकी था। उसे पता था कि चार्ल्स इंटरनेशनल कॉल्स करके अपनी फैमिली और अपने इंटरनेशनल गैंग मेंबर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। जेंडे ने सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस से सारे रिकॉर्ड्स निकाले और उसे पता चला कि गोवा के एक रेस्टोरेंट में इंटरनेशनल कॉल्स इजीली रिसीव होती हैं। जेंडे ने उस रेस्टोरेंट का चक्कर लगाना शुरू कर दिया और फाइनली अप्रैल 6 को उन्हें वहां दिखा चार्ल्स। जेंडे ने आखिरकार चार्ल्स को पकड़ ही लिया। चार्ल्स को वापस 10 साल के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां इंडियन पुलिस को लग रहा था कि वो कामयाब हुए हैं। वहीं उन्हें यह नहीं पता था कि ये भी चार्ल्स के ट्रैप में से एक था और वो खुद पकड़े जाने के लिए ही भागा था, क्योंकि अगर वो वापस नहीं पकड़ा जाता तो उसे थाईलैंड भेज दिया जाता, जहां उसकी मौत पक्की थी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि चार्ल्स ने इंडिया में क्राइम किया, इसलिए उसे इंडियन लॉस के हिसाब से 10 साल की सजा और हो गई। मतलब अब टोटल 20 साल हो जाते। और थाईलैंड में एक लॉ था कि अगर 20 साल तक किसी डेथ पेनल्टी वाले इंसान को पकड़ा नहीं गया तो उसकी डेथ पेनल्टी माफ हो जाती है और उसके खिलाफ सारे केसेस डिसमिस हो जाते हैं। चार्ल्स इतने सारे मर्डर्स करने के बाद भी बच गया था और 1997 में 10 साल और ठाठ से तिहाड़ में काटने के बाद वो एक आजाद इंसान बन गया। चार्ल्स ने अपनी जिंदगी के इस नए दौरे की शुरुआत पेरिस से की। यहां वो आराम से जीता था, इंटरव्यूज और फोटोग्राफ्स के लिए अच्छे खासे पैसे लेता था। उसकी जिंदगी पर बनने वाली फिल्म के राइट्स 15 मिलियन US$ से भी ज्यादा में बेचे गए। लेकिन 2003 में जब चार्ल्स वापस नेपाल गया तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ये गलती उसे फिर से जेल ले गई। पर चार्ल्स ने ऐसा क्या किया, जानने के लिए ट्यून इनटू द क्राइम शो बाय खूनी मंडे ऑन स्पॉटिफाई, जहां पर इसका आखिरी एपिसोड लाइव हो चुका है, या वेट करो अगले हफ्ते का और देखो चार्ल्स सोबराज का एपिसोड 6 ओनली ऑन द क्राइम शो बाय खूनी मंडे। सब्सक्राइब नाउ।